गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल लेक्चर नंबर 19 है आज आपका। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट में आपका लेक्चर नंबर 19 चल रहा है और आप इस लेक्चर में यूनिट 4 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 है आपका। यूनिट 4 का नाम क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल नाम है आपका यूनिट 4 का। कि इसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि मैं यूनिट 4 में हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेट्स के बारे में बेसिकली अभी हम लोग पिछले लेक्चर में हमने इतना ही जाना है कि मैग्नेट्स कहाँ से आया, हिस्ट्री क्या है मैग्नेट की, हमने इतना ही अभी तक जाना है कि मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा सा मैं रिपीट करते हुए आगे आप लोग को ले चलती हूँ। हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट में आपका मैं कहाँ से मैग्नेट किस समय देखा गया, किस समय जाना गया। 1845 में मैग्नेट के बारे में प्योरली जाना गया था कि ये क्या कहते हैं, ग्रीक में पाए जाते थे। बहुत बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते थे, वो मैग्नेट्स के तौर पे पता उनका चला। पता चलने की हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे हमको पता चला कि ये मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेटिक ये चुंबक, ये ऐसे पत्थर से जो क्या करते हैं, आयन आयरन मतलब कि जो आपका अम, लोहा होता है, आयरन होता है, उस तरह के मटेरियल्स को ये अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हैं। इन पत्थरों के बारे में हमको 1845 में पता चला था। ठीक है, ग्रीक में ये चीज़ पता चली थी हमको। तो हिस्ट्री आपको मैंने पहले ही बता रखी है कि कैसे पता चला कि फिर पेपर बस रिपीट करते रहे क्विक सा कि कैसे पता चला था हमको। ऐसे पता चल गया था कि वहाँ पे कुछ लोगों के अलग अलग मानदंड के अनुसार वहाँ पे कुछ लोग बोलते थे कि एक मैग्नीशिया नाम का व्यक्ति था जो किसी आइसलैंड पे जा रहा था और वहाँ पे वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने जा रहा था। वहाँ पे एक स्टोन पे बैठता है और वहाँ पे उसने जो चप्पल पहन रखी होती है और जो उसने एक छड़ी ली रखी होती है उसमें लोहा लगा होता है। लोहे के लगे मतलब कि उसके चप्पल में पहले ज़माने में ईंट कील वगैरह से चप्पलें बनाई जाती थी लकड़ियों को वो करके। तो वो देखता है कि वो उसकी चप्पलें और ये सब उससे चिपक जाती है। तो वहाँ पे ऐसी डिस्कवरी हुई आपकी कि मैग्नेट की डिस्कवरी हुई कि पता चला कि ऐसे पत्थर के बारे में पता चला जो क्या करता था, आयरन मतलब कि जो आपका लोहा वगैरह होता था, आयरन होता था। इस तरह की चीज़ों को वो क्या करता था, अट्रैक्ट कर लेता था, अपने पास रख लेता था। तो ये चीज़ उनको 1845 में पता चली थी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन में मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आपको पहले बता दिया है कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या इंट्रोडक्शन होता है। पहली चीज़ तो आपकी ये होती है कि जो भी प्रॉपर्टीज आपके पास कौन रखेगा, मैग्नेट रखेगा। जो भी प्रॉपर्टीज आपके पास मैग्नेट की, जितनी प्रॉपर्टीज मैग्नेट की होंगी सारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मटेरियल की होंगी। मतलब कि हम किसकी बेसिकली बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जो मैग्नेट ना होते हुए मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी अपने पास रखता है। तो जब आप अभी मैं आपको आगे बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कितने तरीके के होते हैं मटेरियल्स जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, या उन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी कौन कौन से हमारे बहुत अच्छे मैग्नेट्स का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कवर अप कर दी थी। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताइए। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो तीन टाइप के आपके मैग्नेट बेसिकली आपको मिल जाते हैं। क्या कौन से? आपको एक पैरामैग्नेट्स मिल जाता है, डायमैग्नेट्स मिल जाता है और पैरोमैग्नेट मिल जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और उसमें आती है जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड आपका लिखा हुआ है। इस जगह पे एक वर्ड लिखा है, टेम्परेरी मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट तो आप वैसे भी समझ रहे होंगे। टेम्परेरी मैग्नेट्स कैसे? डायमैग्नेट आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो मटेरियल्स होते हैं आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक मटेरियल जो होता है वो फेरोमैग्नेट्स के अंदर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बुक में ऐसा लिखा है कि पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट और फेरोमैग्नेटिक, इस तरह से लिखा है। कुछ बुकों में उसी नाम को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। उसमें कई जगह बुक्स में लिख दिया पैरामैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो मैं आपको बताऊँ कैसे क्या चीज़ों को इलेक्ट्रो पैरामैग्नेट किसको बोले, टेम्परेरी मैग्नेट, सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगी आपको। बस आप देखते चलिए। अभी मैं आपको बस इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ये शेप के बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया था कि किस किस टाइप के मैग्नेट्स आपको मिल जाते हैं। देखिए, बार मैग्नेट आपको यू 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 मिलता है, मतलब बार मैग्नेट तो आप देखे ही होंगे कि इस तरह का होता है। और हैरो शेप मैग्नेट आपका जानते हैं किस तरह होता है, ये यू होता है, यू शेप लिया हुआ होता है ये। ठीक है, यू शेप का ये होता है, इस तरह का मैग्नेट होता है हैरोसोनिटी। और इसके साथ है डिस्क मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट आपको बेसिकली आपको देखिए जो आप डिस्क
डीवीडी वगैरह यूज़ करते हैं, आप देखिए लैपटॉप वगैरह में डिस्क लगाने के लिए आती है, तो वो पूरी यू शेप की होती है। डिस्क का शेप कुछ चपटा और स्फेरिकल होता है, तो इस शेप की होती है। रिंग शेप के मैग्नेट्स, रिंग शेप के मैग्नेट तो आप बेसिकली जान जाएंगे, आप चुंबक आता है ऐसे गोल वाला, तो उसको आप देख सकते हैं। आप सिलेंड्रिकल शेप, कई शेप्स होते हैं, स्मॉल बटन मैग्नेट से कई शेप के होते हैं, पर बेसिकली हम ज़्यादातर बार मैग्नेट का ही यूज़ करते हैं कि हर एक मैग्नेट पे, मैग्नेट के अपने एरिया के अनुसार और अपने शेप के अनुसार भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो उस हिसाब से भी ये स्टडी होती है। तो इसलिए मैंने आपको फिर ये बताया कि कितने तरीके के मैग्नेट्स के कितने तरीके के मैग्नेट्स के टाइप, मैग्नेट के टाइप नहीं मतलब कितने शेप के मैग्नेट्स हो सकते हैं, शेप के टाइप कितने होंगे, तो वो ये आपको बताया गया है, यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन से शेप होंगे उसके। तो एक सेकेंड। हम्म 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 हम्म। तो यहाँ पे सारे शेप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये वाला शेप क्या है, इसमें क्या होता है, और ये कैसे, तो ये सारे शेप के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, इसके आगे का। हम्म। आगे चलते हैं, आगे के स्लाइड में आपको बताती हूँ। कैरेक्टर्स का जो मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगी, कैरेक्टर कैसे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले प्ले करती हैं ये एकदम लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब सबसे पहले मैं ये चीज़ बता रही थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी कि सबसे पहले जब ये मैग्नेट के बारे में हमें पता चला, तो हम जिस चीज़ को स्टडी किए वो अर्थ के मैग्नेट्स के बारे में स्टडी किए, अर्थ के मैग्नेट के बारे में स्टडी की गई। तो जब अर्थ के मैग्नेट के बारे में स्टडी की गई, तो वहाँ पे ये देखा गया कि अर्थ हमारा मैग्नेट कैसे बना। तो जब हमको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अर्थ हमारा मैग्नेट कैसे बना, तो वहाँ पे हम कई चीज़ों के बारे में जान सकेंगे। जैसे कि जो हमारा अर्थ है, क्योंकि हमें ये बात एकदम सभी ये कहते हैं, स्टडी भी है कि अर्थ हमारा एक जो है एक चुंबक की तरह काम करता है। तो जब स्टडी होना शुरू हुई ना इसकी, जब हमको मैग्नेट के बारे में पता चला, तो सबसे पहले हमको मैग्नेट की प्रॉपर्टी जानना, मगर जब हमने मैग्नेट के बारे में थोड़ी छानबीन करना शुरू की, तब हमको पता चला कि हम जिस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो हम अगर पृथ्वी पर हैं, तो एक हमको चीज़ ये पता चली कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। पर एक चीज़ और हमें पता चली कि क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता ही है, साथ में एक चीज़ ये भी पता चली कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे जो पोल्स है वो दो पोल्स, लोगों ने ये सोचा कि हम एक पोल से दूसरे पोल की तरफ क्यों नहीं जा पाते हैं, क्या क्या वजह होती है, कितना इतनी गैपिंग में क्या चीज़ें होती हैं कि हम एक पोल से दूसरे पोल की तरफ की चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर कर पा रहे हैं कैसे। तो ये जो चीज़ डेवलप हो गया है, तो वहीं पे फिनोमेनन डेवलप निकल के आया कि हमारी जो अर्थ है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अधिक ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये ये फिनोमेना जब हमारा मैग्नेट हमको पता चला, उसी के बाद ये सारी चीज़ें पता चली, स्टडी जब होना शुरू हुई, तब हमको ये सब चीज़ें पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलेबल आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब हमको ये पता चला, तो अब हम अपने स्टडी शुरू की कि अर्थ हमारा अगर मैग्नेट की तरह वर्क करता है, तो उसमें ये चीज़ें कैसे आती है। तो दो चीज़ें लोगों के सामने दिमाग में आई, एक आपका ये आ गया कि जो हमारा अर्थ है वो, लोगों ने ये कहा कि या तो अर्थ के ग्राउंड में, मतलब कि यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है। एक मिनट। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, यहाँ पे जो एक चीज़ लिखा हुआ, सेंटेंस लिखा हुआ है कि अर्थ मैग्नेटिक पोल्स है। पहले हम अर्थ के बारे में समझ लें कि क्या, उस मैग्नेटिक पोल के बारे में तो समझ ही जाएंगे। देखिए, अर्थ के बारे में जब हमने मैग्नेट के होने के ये बात लोगों ने कही, वहाँ साइंटिस्टों ने वैज्ञानिक ने बताया कि अर्थ हमारा एक मैग्नेट है, तो स्टडी के दौरान दो चीज़ें सामने आई उनकी, उन्होंने ये सोचा या तो अर्थ के अंदर बहुत ही डीपर में उसके ओरिजिन के पास कोई मैग्नेट रखा हुआ है, बार मैग्नेट, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जूम कर पाएंगे भाई, हमें
की जरूरत तो होगी ना किसी चीज की। तो लोगों ने ये सोचा कि या तो बार मैग्नेट, या तो कोई बार मैग्नेट रखा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो डेवलप कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, या 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 दूसरा फिनोमेना तो बहुत टाइम तक आया ही नहीं, क्योंकि लोगों की स्टडी एक ही चीज पर फोकस्ड हो गई कि बार मैग्नेट ही अर्थ के अंदर होगा, तभी ऐसा हो रहा है। तो लोगों ने जितनी भी चीजों की स्टडी की, देखा, जो समझा, तो लोगों को लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर मैग्नेट में सारे जो भी मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं एक ही तरफ, एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंस हो जाते हैं, मगर अर्थ में ऐसा नहीं देखा गया। क्योंकि अगर वो बार मैग्नेट वहाँ पे होता तो वहाँ पे हाँ, सारे जो भी मैग्नेट्स उसको डाइपोल हो जाने चाहिए थे, डाइपोल के अकॉर्डिंग हो जाने चाहिए थे। मगर वहाँ पे देखा ये गया कि जब वहाँ पे स्ट्री की तो देखा ये गया कि सबसे चीज जो सामने बार बार इन लोगों को जो वैज्ञानिक थे, जो रिसर्च करते हैं, उनको उनके सामने जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है। एट जितना भी आप अर्थ के अंदर जाएंगे, मतलब कि जितना भी आप अर्थ के अंदर जाएंगे उतना ही आपको टेम्परेचर जो होगा बहुत ही हाई मिलेगा। हाई टेम्परेचर होने की वजह से एक फिनोमेना, जब हम मैग्नेट की खोज हुई तब से स्टडी होती चली आ रही थी, होती आई, अभी तक भी होती आई है कि कोई भी मैग्नेट कोई भी मैग्नेट अगर हाई टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो अपनी सारी ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टियों को वो लूज कर देता है, मतलब कि पूरी तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टियां उसकी खत्म हो जाती हैं। तो उसी उसी फिनोमेना को, उसी धारणा को देखते हुए जब स्टडी शुरू हुई अर्थ की, कि अर्थ के अंदर कहीं मैग्नेट बार है की तरह की चीज है, या कोई ऐसा पत्थर है, कोई इंस्ट्रूमेंट है कि जो कोई पत्थर वगैरह है, मैग्नेट है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है। मगर जब इस बार मैग्नेट को लेके स्टडी शुरू की गई तो सबसे पहली जो चीज सामने आई वो यही आई कि हमारा बार मैग्नेट अर्थ के कोर में कैसे स्टेबल हो सकता है, जबकि कोर का टेम्परेचर बहुत ही हाई है। टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से वहां पे कोई भी मटेरियल एक सॉलिड स्टेट पे नहीं रह सकता है। जब ये चीज सामने आई तो उनका ये जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने जो सपोज कर रखा था कि वही और कहीं बार मैग्नेट होगा, अगर हम अर्थ पे खुदाई करें या कुछ करें तो हमको ऐसे ऐसी चीजें मिलेंगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ नहीं, और ये जो उनकी जो ये थ्योरी थी कि बार मैग्नेट की वजह से अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जा रही है, वो गलत हो गई। फिर इस स्टडी के दौरान ये देखा गया अगर अर्थ में बार मैग्नेट्स नहीं है तो फिर अर्थ के अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आ रही है। तो अब क्या सामने आई चीजें, अब कुछ चीजें और क्लियर हमारे सामने आने लगी। ऐसा सामने आने लगी कि अर्थ के अंदर, मतलब कि हम आपका अर्थ है, अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर खुदाई में देखा गया, लोगों ने देखा कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहां पे जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, जितने भी खनिज लवण वहां पाए जाते हैं वो मेल्ट स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब कि वो क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से गले हुए होते हैं, मतलब कि मेल्टेड होते हैं, वो ढीले होते हैं, गले होते हैं, ठीक है। तो वहां पे देखा गया कि अर्थ के अंदर आयरन और निकल मटेरियल जो आपके, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये चीज़ देखा गया कि मेल्टेड स्टेट में हमारे आयरन अर्थ के अंदर टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पे जो खनिज लवण, अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं, उसमें आयरन और निकल भी एक ऐसे मटेरियल है जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कई चीज़ें होती हैं। अब मैं बताऊँगी कई चीज़ें क्या हो रही हैं। तो तो वहाँ पे जब स्टडी में देखा गया, लोगों ने रिसर्च करना जब शुरू किया तो वहाँ पे ये चीज़ देखी गई कि वहाँ पे आयरन और निकल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मेल्टेड स्टेट में, मतलब खुली अवस्था में वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जब वहाँ पे ये चीज़ देखी गई और फिर वहाँ पे एक चीज़ और देखी गई, आप सबको ये पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट करती है, रोटेशन के दौरान रोटेट करती है अगर, तो टेम्परेचर हाई है। देखिए यहाँ पे मैं चेक कर देंगे थोड़ी सी, आपकी ये जो अर्थ है आपका, ये लगातार घूमता रहता है, अपनी एक्सिस पे लगातार घूमता रहता है, ठीक है, ये लगातार घूमता रहता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ आयरन के, निकल के, कुछ नहीं, मतलब बहुत से फ्लूइड पाए जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे खुले अवस्था में यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और इन आयरन निकल के अंदर, ये निकल आयरन के जो मटेरियल, इनके अंदर एटम्स तो है ना,
मटेरियल है, इनके अंदर क्या होंगे, अब आयरन का एक एक भी मेल्ट बनाएंगे तो एक अणु के पीछे आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन चीज तो मिल ही जाती है एटम में, ठीक है। तो ये इनमें देखा गया है कि ये जो निकल आयरन की या निकल किसी भी चीज के जो मेल्टिंग मटेरियल्स आपके हैं, ये और अर्थ हमारा जब घूम रहा है तो इनके ये जो एटम्स है इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि मान लीजिए आप एक निकल का एटम है, ठीक है, या मान लीजिए आयरन है, Fe है आपका, Fe, ठीक है, Fe ये नहीं आयरन। तो इसमें देखा गया कि इसके जो Fe का एटम है, इसके क्या होंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। तो ये देखा गया कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम में कोई भी एटम है सब में इलेक्ट्रॉन होता है, उसके आउटर से सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनर भी पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि सबके पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीन चीज तो होती ही होती है। तो क्या देखा गया, देखा ये क्या कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो लगातार क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, लगातार वो क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है। और साथ ही जो हमारे जो मेल्टेड स्टेट में आयरन और जो निकल है, वो क्या करें उसके एटम्स, और जब हमारी पृथ्वी रोटेशन कर रही है और वहाँ पे क्या है, पृथ्वी के अंदर इनर कोर में, मतलब पृथ्वी के अंदर काफी सतह के नीचे बहुत नीचे टेम्परेचर बहुत हाई है, पृथ्वी हमारे रोटेशन पे है, और साथ में हमको जो आयंस हैं वो हमारे मेल्टिंग स्टेट में, इन तीनों की वजह से क्या होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो आयंस जो एटम्स हैं वो मेल्टिंग स्टेट में है और उनके पास इलेक्ट्रॉन्स है और रोटेशन हो रहा है। अब देखिए तीनों को मिला के होगा क्या, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो भी एटम है अंदर की तरफ, जो भी आयरन के एटम्स उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे तो वो आयनाइजेशन के एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा उनके अंदर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन की वजह से क्या होगा, देखिए रोटेशन की वजह से मैं दिखा दे रहे हैं आपको, एक मिनट। हम्म, हम्म, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये घुली हुई अवस्था में मेल्टिंग स्टेट में क्या है, आयरन के छोटे छोटे अणु हैं, ठीक है, एटम्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं आयरन के, ठीक है। इसके बाद ये हमारी जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, मोशन में, ये लगातार घूमती जा रही है, ये घूमती जाएगी लगातार अपनी एक्सिस पे। इसके साथ ही यहाँ पे हो रहा है हाई टेम्परेचर, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे कैसा है, बहुत ज़्यादा ही हाई है, कितना हाई है ये हमें नहीं पता, मगर एक सर्टेन टेम्परेचर है, जो सर्टेन टेम्परेचर उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम यहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाई है, इसके किससे, इनर टेम्परेचर, किसका इनर टेम्परेचर, अर्थ का इनर टेम्परेचर आपका, अर्थ का इनर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा अर्थ की आउटर टेम्परेचर से, ठीक है, आउटर टेम्परेचर जो भी आपका होगा अर्थ का, उससे आपका इनर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा, ठीक। तो ये जो आपका अर्थ है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो यहाँ पे आयरन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे, अपने आप को एक्साइट करेंगे और क्या करेंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे, मूव अपने आप को, अगर इलेक्ट्रॉन्स से अगर मूव करेंगे, अगर ये अपने आप को क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो कैसा चाल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, ऐसे कई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन तो मूव करने लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्साइट करके इधर उधर भागने दौड़ने लगे, तो जहाँ से भाग दौड़ रहे हैं वहाँ उस चीज को क्या करेंगे, ये निकलना है तो उस चीज को पॉजिटिव करेंगे ना, मतलब वो जो एटम होगा वो अपने आप को कैटायन बना लेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे वो निगेटिव चार्ज के साथ एमिट होंगे, और साथ ही ये तो एमिट हो रहे हैं। अब हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो आपको एक बात ये पता होगी, कोई भी ये अब क्या ये एक मूविंग कॉइल की तरह काम करने लगेंगे, मतलब जो हमारी पृथ्वी पृथ्वी है वो इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके गोल गोल रोटेट कर रहे हैं, मतलब यूं यूं, एक एक सेकंड हो जाइए, बता दे रहे हैं आपको कैसे रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके गोल शेप में रोटेट कर रहे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है उसी तरह ये रोटेट कर रहे हैं, जैसे तो पेन ही एक तो ऐसा लगा हुआ है,
एक सेकेंड। ये आपके क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये पृथ्वी के शेप के गोल शेप में रोटेशन करेंगे यूं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको अगर आप ऐसे जोड़ के देखिए तो ये जो कुछ इस गोल शेप में आएंगे, ये गोल रोटेशन देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं, गोल गोल रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, गोल गोल रोटेट कर, अब ये मूविंग कॉइल की तरह है। और आपको ये बात तब पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारी करंट कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी का घूमना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन करना किस डायरेक्शन में, गोल डायरेक्शन में मोशन करना, ये क्या कर रहे हैं, अपने आप में क्लोज लूप बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रही है, करंट डेवलप कर रही है। जब आपको ये बात पता चल गई कि हमारी पृथ्वी एक इमेजिनरी कॉइल की तरह काम कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो कर रहे हैं जो कि करंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, करंट की तरह काम कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी क्या करी, इमेजिनरी कॉइल की तरह काम कर रही है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो क्या दे रहा है, करंट दे रहा है। और आपको ये बात एकदम पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है। और आपको ये भी बात पता है कि कोई भी, अगर कोई भी बंद लूप में एक मूविंग कॉइल की तरह कोई चीज अगर काम करती है तो वो अपने अंदर क्या कर लेती है, अपने अंदर क्या कर लेती है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी पृथ्वी खुद में ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, खुद को क्या करके, करंट को डेवलप कर, करंट को डेवलप करके वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। करंट को डेवलप कैसे कर रही है, करंट को डेवलप करने की वजह क्या है, पृथ्वी के अंदर अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स, वो कौन से मटेरियल है, आयरन और निकिल। ये दो मटेरियल हैं जो पृथ्वी के अंदर काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इन मटेरियलों का हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स का आयनाइजेशन होना, आयनाइजेशन किसकी वजह से हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट्स कर रहे हैं, जिसके साथ पृथ्वी हमारी रोटेशन कर रही है। और रोटेशन ऑफ पृथ्वी और इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर जाना क्या जनरेट कर दे रहा है, एक लूप को, इमेजिनरी लूप को जनरेट करा। और जो इमेजिनरी लूप जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, आपकी जो इमेजिनरी लूप जनरेट कर रही है इसमें इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रही है, वो आपकी क्या कहला रही है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड को अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेता है, इसकी प्रॉपर्टी भी है। और एक बायो सावर्ट रूल्स में जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी ये बताया था कि किसी भी एक वायर को आप ले लीजिए और उसमें उसमें करंट को फ्लो करा दीजिए लगातार, तो वो वायर एक मैग्नेटिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टियां रख लेता है। उसी 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 फिनोमेना से और उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें हुई। मगर इसमें बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो पृथ्वी है किस तरह का वर्क कर रही है, एक इमेजिनरी कॉइल का, और इलेक्ट्रॉन की लगातार घूम रोटेशन की वजह से, लगातार रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन भी उसी दिशा में फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका करंट डेवलप कर रही है। और करंट डेवलप करने की वजह से क्या हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या, अरे वो पृथ्वी हमारी क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड बना ले रही है अपने पास। तो इस तरह से हम लोग को ये चीज़ पता चली कि हमारी पृथ्वी खुद में ही इतनी खुद को मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है, मैग्नेट की तरह वर्क कैसे करती है। क्यों बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी एक चुंबक है, इसी वजह से बोलते हैं कि, और यहाँ पे चुंबक हमारा जो अर्थ है वो चुंबक की तरह वर्क करने की वजह क्या है, करंट का डेवलप होना, लगातार करंट डेवलप हो रही है अर्थ में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गया आपका कि पृथ्वी में मैग्नेट की तरह वर्क कैसे करती है और उसकी वजह क्या है। तो करंट का डेवलप करना ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह है, पृथ्वी को मैग्नेटिक करंट का डेवलप करना ही मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप, करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है, किसमें, अर्थ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम ये जानेंगे कि ये सारी चीज़ें, तो अब हम ये जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट बनी हमारी पृथ्वी, अब वो क्या करेगी, मैग्नेट तो बन गई, अब मैग्नेटिक फील्ड भी तो जहाँ पे भी हमारी अर्थ मैग्नेट बन गई, तो अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो गई। मैग्नेटिक फील्ड हमारी डेवलप, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है किसकी वजह से हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक, जहाँ मैग्नेट होगा उसके आसपास कोई फोर्स सराउंडिंग लगता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस को देखें। तो अब यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि हमें मैग्नेट कब मिला, और उसके बाद हमारा जो मैग्नेट था, हमारा जो मैग्नेट है वो कैसे हमें मैग्नेट कब मिला, और उसके बाद हमने कब ये बात स्टडी की कि हमारी पृथ्वी भी एक मैग्नेट है। और वो मैग्नेट होने का रीज़न क्या है, पृथ्वी के मैग्नेट होने का रीज़न किसी बार मैग्नेट का वहाँ पे होना नहीं है, करंट का डेवलप करना है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करना ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ का मैग्नेट होना है। ठीक है, और वो अर्थ हमारी मैग्नेट, ये इसकी वजह भी हमें पता चल गई कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिसमें से हम मेल्टेड स्टेट में टेम्परेचर हाई होने की वजह से मेल्टेड स्टेट में हमें आयरन और निकल की मात्रा ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा आयरन और निकल मात्रा अधिक मिलने की वजह से टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो आपके आयरन के जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं और खुद को बाहर निकाल लेते हैं, और जिसकी वजह से उन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मोशन होने लगता है इलेक्ट्रॉन्स का भी और कैटायंस, मतलब कि एनायंस का भी और कैटायंस का भी। मगर हमको ये स्टडी नहीं पढ़नी है कि कैटायंस कैसे वर्क करेंगे, एनायन कैसे वर्क करेंगे। हमने ये जान लिया कि अब वो जो मोशन हो रहा है, पृथ्वी का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारी करंट कहलाती है, और क्योंकि एक मूविंग कॉइल में हो रही है, और जो पृथ्वी हमारी जो हमारी अर्थ है वो एक मूविंग कॉइल की तरह, इमेजिनरी मूविंग कॉइल की तरह काम कर रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, एक मैग्नेट, ठीक है, एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी वहाँ पे डेवलप कर जाएंगी। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। अब हम जिस चीज़ के बारे में जानेंगे वो वो क्या होगा, अब हम जिस चीज़ के बारे में जानेंगे वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ये चीज़ जो लिखी है थी कंपास पॉइंट से आप नॉर्थ और साउथ पोल्स को देख लेंगे, वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्थ साउथ पोल सभी को पता है कैसे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रही हूँ। यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है, द मैग्नेटिक फोर्स इज कंसर्टेड एट द टू एंडेड और पोल्स ऑफ मैग्नेट। बताते हैं आपको ये क्या चीज़ है, देख लीजिए। कोई भी मैग्नेट बाहर ले लीजिए, मैग्नेटिक बाहर ले लीजिए, ठीक है, मैग्नेट बाहर ले लीजिए। अब अर्थ के टॉपिक को आप खत्म कर दीजिए, क्लोज करके हमने ये नया चीज़ शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमारी अर्थ मैग्नेट की, हमने ये भी पता चले अब सारी प्रॉपर्टी जितनी भी मैग्नेट की होंगी वो अर्थ में भी पाई जाती हैं, ये इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो अब इसके बाद ये चीज़ जो है, ये पॉइंट जो है मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग एट आइदर पोल ऑफ द मैग्नेट। क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग एट आइदर पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का ये जो पोल है, मतलब कि कौन सा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसकी तुलना में जो आपका सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर वो क्या होता है, बार मैग्नेट का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किससे, जो पोल मैग्नेट्स आपके होंगे, जो लास्ट में यहाँ पे जो पोल मैग्नेट्स यहाँ पे, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है वो भी बताया जाएगा। हम्म, अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जितना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साउथ पोल भी होगा। ठीक है, थर्ड लाइन आपको जो यहाँ पे बताई जा रही है वो लिखा है, द फोर्स इज वीकर इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट एंड द हाफ वे और बिटवीन द पोल्स एंड सेंटर। यहाँ पे इस सेंट की बात हुई है कि यहाँ की बात हुई है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो फोर्स होगा, कौन सा, वो मैग्नेटिक फोर्स, वो आपका सेंटर पे वीक होगा। आइदर आप अगर बात करें उसी फोर्स की कहाँ पे, अगर आप बात करें पोल्स के पास, तो वो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, इसके साथ ही आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रही हूँ, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, द मैग्नेटिक फील्ड गेट वीकर द further you get from the either poles or a bar magnet. It is only useful for the picking up the small items or short distance। अच्छा, ये चीज़ और बता दें। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग बोला गया, द मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी होगी वो वीकर होगी, किससे, फर्दर यू गेट for the either pole or bar magnet is only useful for the picking the small items and short distance। कम डिस्टेंस हो और छोटे आइटम्स हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बताया गया है। अच्छा, इसके जस्ट चीज़ों को और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं आगे चल के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम पहले क्लियर करते हैं। देखिए, एक यहाँ पे पहले रफली समझ लीजिए, फिर इसके बाद जो स्टेटमेंट लगा उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। एक यहाँ पे हमने बार लिया, ठीक है, बार मैग्नेट ले लिया, हमने एक मैग्नेट ले लिया है जो कि बार के शेप का
है। हमने बार मैग्नेट में स्टडी ज़्यादा इसलिए करते हैं कि शेप इसका जो एरिया के हिसाब से और स्ट्रेंथ के हिसाब से भी ठीक रहते हैं। नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ साउथ पोल हो गए, ठीक है। इसके देखिए ये बार मैग्नेट, इसके आसपास ये जो मैंने जैसे हल्का हल्का गिरा रही हूँ, ये हमने क्या गिराया रखा है यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे आपका गिरा रही हूँ आयरन का चूर्ण, मतलब कि लोहे के अयस्क को मैं गिरा रही हूँ। लोहे को ये अट्रैक्ट करेगा ना, तो लोहे का जो होता है क्या, चूर्ण, लोहे का चूर्ण, ठीक है, आयरन, लोहे के चूर्ण को आसपास ऐसे बिखेर दिया गया है। ठीक है, जैसे ये फिगर है इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, देखिएगा। अब ये क्या करना है, जिस जब जब हम इस चूर्ण को, लोहे के इस चूर्ण को इस मैग्नेट के आसपास बिखेरते हैं, तो वो कुछ इस तरह से इसके पास आती हैं, मतलब कि वो कुछ इस तरह से यूं आती हैं, ऐसे खिंचती आती हैं, ऐसे ऐसे, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। जो हमने बार मैग्नेट को लिया था उसी को बता रहे हैं कि जो वो लोहे के कुछ टुकड़े जो उसके पास रहते हैं, वो उसके पास जो कुछ इस तरह से, जो बार मैग्नेट है उसके बाद जो हम लोहे के टुकड़े गए वो कुछ इस तरह से खिंचते हुए आते हैं कि वहां पे कुछ इस तरह का शेप नजर आने लगता है, ऐसे आते हैं वो। नॉर्थ पोल है और ये है आपका साउथ पोल, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। ये जब आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का शेप दिखेगा। तो ये जब अपने आप जो जो मैग्नेट्स होते हैं, जो कुछ लोहे के चूर्ण होते हैं, उनको वो कुछ इस शेप में अपने तरफ खींचती है। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमको ये कि बंद लूप की तरह नजर आता है, देखिए यहाँ से, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस जा रही हैं, यू यू यूँ जा रही है, ठीक है। और अगर हम अंदर की तरफ बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइन आती है। तो इस तरह का हमको एक बंद लूप नजर आने लगता है, ये बंद लूप नजर आने लगता है। तो जब हमको ये बंद लूप नजर आने लगता है, तो अब हम पता करते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये सारी क्या हो, ये हमको नजर आने लगी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होंगी, हमको नजर आने लगी कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी डेवलप करती जा रही हैं। अब इसकी जब यहाँ पे चीज लिखी भी हुई है, यहाँ पे देखिए बात लिखी भी हुई है कि a magnetic field is a magnetic field in a picture that we are as tool of describe how the magnetic force distributed in the space around and within the sum of the magnetic। यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस, मतलब एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, जब भी होंगी आपकी अलग अलग ही एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। एक दूसरे को कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को क्रॉस कर दे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेचुरली ब्रांचेस ऑफ टुगेदर इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बेसिकली हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी कैसे, जो मैग्नेटिक लाइन जो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप होने के बाद क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी डेवलप हो गई, उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तक ही आपको पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे डेवलप हुई। तो हमारी किसकी वजह से होंगी, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा डाइपोल की, जो मैग्नेटिक का डाइपोल है, मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल्स जो होगा उसके अलाइंस ही काम करेंगी, उसके अलाइंस ही चलेंगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, किसका, मैग्नेटिक मटेरियल्स का, ठीक है। या आप एक तरह से बोल सकते हैं कि कितने तरीके के मैग्नेट्स होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन कैसे है, ठीक है। तो
हम बेसिकली पढ़ते हैं क्या, जो बेसिक तौर पे पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 3 तरीके के। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द मैग्नेटिक मटेरियल्स आर जनरली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। यहाँ पे बात लिखी हुई है 3 टाइप, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक, they are the diamagnetics, paramagnetic and ferromagnetic material which are dealt with in this session। ठीक है, मतलब कि जिसके बारे में हमें इसमें बताया जाएगा इस सेशन में। ठीक है, पहली सबसे चीज समझ में आ गई हमको। सबसे पहले हमको पता चला कि मैग्नेट कब डेवलप हुआ। मैग्नेट हमारा कब डेवलप हुआ, 1845 में डेवलप हुआ। कहाँ पे हमें पता चला, ग्रीक में। ग्रीक में कहाँ पे हमें पता चला, ग्रीक में एक मैग्नीशिया नाम का कुछ लोगों की अवधारणा के अनुसार मैग्नीशिया एक आइसलैंड है, और कुछ लोगों के अनुसार कि मैग्नीशिया एक व्यक्ति का नाम है। वहाँ पे हमको मतलब बेसिकली पता था हमें, ग्रीक के आइसलैंड में ही चला था। वहाँ पे एक बच्चा था जो कि भेड़ पकड़ कर चला रहा था, और एक स्टोन पे बैठता है और वो स्टोन उसको छोड़ती है। तो वहीं से हमको, मैं उस बच्चे के नाम पे कुछ लोगों ने इसका नाम मैग्नेट रख दिया, और कुछ लोगों ने उस आइसलैंड को बोला कि वो मैग्नीशिया उस आइसलैंड का नाम था, उसके नाम पे रख दिया बेसिकली। और यही 2-3 तरीके की अवधारणाएं थी, जिसके बाद हमें पता चला कि हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट क्या है। इसके बाद जो सेकंड चीज हमको पता चली कि हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट है। वो किस बेसिस पे है, वो किस बेसिस पे है, अर्थ के अंदर करंट डेवलप हो रही है इस बेसिस पे कि करंट हमारी जो डेवलप हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, आयंस की अरे आयरन की वजह से। आयरन क्या है, आयरन का एक एटम्स लेंगे, और आयरन हमको अर्थ के नीचे मेल्टिंग स्टेट में मिलेगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से आयनाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कैटायन और एनायन दो चीज हमको मिलेगी। एनायन की वजह से मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन लगातार एक अर्थ, क्योंकि हमारी गोल गोल घूमती है, उसके सराउंडिंग घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से एक इमेजनरी मूविंग कॉइल की तरह काम करेगा अर्थ हमारा, और इलेक्ट्रॉन का लगातार शेप में घूमने की वजह से करंट डेवलप करेगा। और हम जानते हैं कि कहीं पे मूविंग कॉइल में अगर कोई करंट डेवलप करती है, वो मैग्नेट की तरह वो कॉइल वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो हमारी एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है। अब इसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें कैसे डेवलप मिलेंगी, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, मगर एक मैग्नेटिक फोर्स जो क्या हो रहा है हमारा अर्थ के आसपास सराउंडिंग में लग रहा है, उसकी वजह से मिलेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा मैग्नेटिक पोल के क्या चलेंगी, मैग्नेटिक पोल्स के अलायंस चलेंगी, एक ही रेखा में चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, डायमैग्नेटिक्स के बारे में, पैरामैग्नेटिक्स के बारे में और फेरोमैग्नेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे डायमैग्नेटिक के बारे में। ठीक, हाँ, नाम के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं, मगर फिर भी बता दिया जा रहा है। सब फर्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसका, कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमको 3 टाइप्स हैं, जो ये 3 टाइप्स हैं इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये 3 टाइप का क्या नाम है, 3 टाइप का नाम आपका हो जाता है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और बस फेरोमैग्नेटिक। यही इन्हीं 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका पहला टॉपिक डायामैग्नेटिक के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में शुरू कर रहे हैं। देखिए, डाया मतलब होता है, ऐसे मत सोचिए, एकदम इजीली सोचते हैं। कोई भी जैसे एक तरीके के, हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, अगर हम एक तरीके के 2 लोगों को ले लें, ठीक है, वो दूसरे एक ही तरीके के 2 लोगों को ले लें, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि जब एक ही तरीके की सेम चीज़ें होंगी तो उनमें कुछ नया नहीं होगा, वो कुछ यूनिक नहीं सीखेंगे एक दूसरे से, और उनको लगेगा हम सेम तरीके के हैं तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। तो ऐसा ही एक मोमेंट है डायामैग्नेटिक, जो क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, मैं जैसे कि हम हीलियम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, हम लोग हीलियम ले लेते हैं। मतलब हम लोग हीलियम ले लिए, ठीक है, हीलियम ले लिए। ठीक, तो हीलियम का आप देखिए जरा से, यहाँ पे हीलियम के पेयर इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन। ये डाइपोल बना हीलियम का, हीलियम का ये डाइपोल बना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को खुद ही क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे हमें कोई डाइपोल मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कैसा मटेरियल होगा, डायमैग्नेटिक। और बताने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड। हम्म हम्म,
जैसे कि यहाँ पे इसके इसमें लिखा हुआ है डायमैग्नेटिक बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लिखा था ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। कहने का क्या मतलब है, देखिए कहने का मतलब ये है कि एक कोई हम ले रहे हैं क्या का ऑर्बिटल मोशन, बताएं एक वो भी आपको। ऑर्बिटल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना एक किसी ऑर्बिट में मूव करते हैं वहाँ पे होता है, ठीक है। ये हमारा अर्थ हो गया और इसका ये हमारा हो गया एक्सिस। तो क्या बोल रहा है, तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एक चीज आप जानते हैं कि जो आपका कोई भी एटम वो अपने स्पिन करता है, मतलब कि अपने ही जगह पर रोटेशन करता रहता है लगातार। तो वहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई एटम है तो ये अपनी जगह पे लगातार मोशन करता जाएगा ना, मोशन करता जाएगा। तो ये स्पिन करता है आपको, तो उसका एक एटम जो ठीक है, उसका हम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कई इलेक्ट्रॉन होंगे जो मोशन में रहेंगे, उसका एक एटम ले रहा है। तो वहां पे ये बोल रहे हैं तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन मतलब जितने भी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है उसका मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी मोशन कर रहे हैं, प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट का प्लेन क्या हुआ, कहाँ चला गया यार इसका, ये हाँ, ये हुआ ऑर्बिट का प्लेन, ऑर्बिट का प्लेन ये हुआ और इसके अलोंग जाएगी, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है इसके अलोंग परपेंडिकुलर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो फील्ड इधर की तरफ जाएगी, अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर जाएगी, कौन सी जाएगी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्बिट, ठीक। फर्स्ट लाइन तो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस बात नहीं समझ रही तो कल मैं लेक्चर लूंगी इसका, और कल मैं आपको बहुत अच्छे से डायमैग्नेटिक के बारे में क्लियर कर दूंगी कि क्या क्या चीज़ें होती कैसे होती है। सिंपल सा कहने का एक बस ये इतना सा मतलब है, डायमैग्नेटिक वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें डाइपोल्स नहीं होते, जिनके डाइपोल खुद को ही आपस में क्या कर लेते हैं, कट कर देते हैं। वो सारे जितने भी मटेरियल्स होंगे जो अपने ही डाइपोल को सेल्फ ही क्या कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहाँ पे डाइपोल्स मिलता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। कैसे नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, और लंबा है थोड़ा सा सीक्वेंस, तो आज आपका कवर अप नहीं हो पाएगा। तो फिर भी जितना यहाँ पे पॉइंट्स लिखा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, और उसको ग्राफ से क्लियर करूंगी, मैं कल कर दूंगी आपको, ठीक। आज इसमें जो पॉइंट लिखा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लिखा है इसमें द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। एक आप सुन लीजिए, एक इमेजनरी, एक आप जैसे आप सुनिए गोला है, इमेजनरी गोला है, ठीक है। उस गोले के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उस गोले का जो बेस है, मतलब कि मान लीजिए आप एक कागज लेते हैं और उसको एक पेंसिल के अंदर डाल देते हैं, मतलब छेद कर देते हैं और पेंसिल के अंदर उसको डाल देते हैं। अब उस कागज को, पेंसिल को आप एक्सेस मान लीजिए और सराउंडिंग एकदम खड़ा ही रखिए, और उसके और कागज को लगातार एक मोशन दे दीजिए, हवा का ही दे दीजिए कि वो घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे। तो ऐसे ही वो जो पेंसिल है वहाँ पे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो न्यूक्लियस किसका, एटम का, ठीक है। वो लगातार न्यूक्लियस जो है आपका वो लगातार अपनी एक्सिस पे, पेंसिल अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो वो मोशन करने वाला जो पेपर है वो भी घूम रहेगा, वो भी घूमेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो आपका न्यूक्लियस है वो भी घूम रहा है और जो आपका पेपर है वो भी घूम रहा है। तो वो बोल रहा है कि जब न्यूक्लियस के अराउंड में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, मतलब कि वो जो पेंसिल है वो न्यूक्लियस हो गई, और जो पेपर है आपका वो आपका सराउंडिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उसकी तरफ घूम रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, न्यूक्लियस प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। और बोल रहा है तो ऑर्बिट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड, तो क्या करेगा, न्यूक्लियस प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, जो न्यूक्लियस की वजह से जो क्या लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। मतलब कि आपका जो पेंसिल है, पेंसिल की वजह से जो प्रेशर लगेगा किस पे, पेज पे जो प्रेशर लगेगा, पेज पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या करेगा, उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा होगा पेज पे, उसी तरह इस न्यूक्लियस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, वो क्या होगी, जो ऑर्बिट का सरफेस होगा, ठीक है, जो ऑर्बिट है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव कर उसका उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। मतलब कि जो आपका पेपर है, पेपर पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उस पेपर की परपेंडिकुलर हो जाएगी जो आप प्रेशर लगाएंगे वो। तो मतलब कि हमारे कहने का जो न्यूक्लियस होगा उसके जो आपका न्यूक्लियस उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन सा, और इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के ऑर्बिट जो है उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है न्यूक्लियस से उसके परपेंडिकुलर
हो जाएंगे। ये बात आपका फर्स्ट लाइन में बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया होगा तो मैं फिगर से बता दूंगी। इसमें फिगर क्लियर बन नहीं पाती, हाथ वगैरह थोड़े हिलने लगते हैं तो मेंशन नहीं हो पाता है सही से, तो फिर और समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको थ्योरी में ही समझा रही थी। सेकेंड लाइन लिखा हुआ है द ईच इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है द ईच इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट हैज फाइनाइट ऑर्बिट मैग्नेटिक डाइपोल्स मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल में मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं किसमें, ऑर्बिट्स में, ठीक है, उसके वजह से एटॉमिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स होता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स मूवमेंट। ठीक है। थर्ड, इसकी थर्ड लाइन आपको बता रहे हैं द orbital planes are oriented in random manners the vector sum of the, ये चीज मैं आपको बता दूंगी, एकदम बहुत इजी है, कुछ भी इसमें उसकी बात नहीं है। जैसे आपको मैं बता रही हूँ ना, किसी एक पेंसिल में आप पेपर डाल लीजिए और उसको आप एक हवा के बल से फोर्स से हवा दे दीजिए और वो उसको रोटेशन कराते रहिए और अपनी जो आपका न्यूक्लियस उसको अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कराते रहिए, ठीक है। तो इस उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रेशर आप हवा की वजह से लगाएंगे पेपर पे जो लगाएंगे, ठीक है, उसकी वजह से जो पेपर के कोने होंगे इधर उधर जाएंगे। इसी तरह ये क्या कर रहा है, ये जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे वो अपना एक डाइपोल्स देंगे ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसके अराउंड परपेंडिकुलर जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन्स अपना मोशन में परपेंडिकुलर दिखाएगा किसके, प्लेन ऑफ ऑर्बिट के, ठीक। वहाँ पे जो इसके जो और एक चीज होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक तरफ होती है, अलाइंस करती है एक साथ ना, तो वहाँ पे जब सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कुछ सीधे कुछ उल्टे ये एक दूसरे को कट कर देंगी, एक दूसरे को जब ये कट कर देंगी तो वो क्या वहाँ पे होगा, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे डेवलप होकर आएगी, नेट जो डाइपोल मोमेंट आपका डेवलप होगा वो उसी एटम का है, पर्टिकुलर एटम का, पर्टिकुलर नहीं मतलब जितने भी वहाँ पे एटम हो सबका जीरो होगा, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें डाइपोल्स ही नहीं है, डाइपोल्स ही नहीं है, इसलिए इसमें मोशन कराने के लिए हमें डाइपोल्स जरूरत है, जो कि है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल्स तो वो मिल ही नहीं हमको नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से हम उसको बोल देते हैं कि ये पेयर्ड हो रहा है और डाइपोल नहीं हमको मिल रहा है, इस वजह से क्या है, हमारे डायमैग्नेटिक्स है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक। फोर्थ लाइन वही चीज लिखी हुई है, since the orbit planes are oriented in the random manners the vector sum of magnetic moments is zero and there is no resultant magnetic moment for the each atom। अगर एक एक एटम का हम देखें ना तो उन पे कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आएगा, बाकी मैग्नेटिक फील्ड उन पे रिजल्टेंट जो है ना वो जीरो मिलेगी हमको, ठीक है। इस वजह से और जब फील्ड जीरो मिलेगी हमको तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमको जीरो मिल जाएगा, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड नहीं जीरो मिलेगी बेसिकली हमको डाइपोल जीरो मिलेगी, डाइपोल जीरो मिलेंगे उसके मैग्नेटिक मूवमेंट उसका जीरो मिलेगा और हमारा क्या होगा, वो एटम डायमैग्नेटिक कहलाने लगेगा, ठीक है। फोर्थ लाइन आपको मैं बता दें, यहाँ पे लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सम इलेक्ट्रॉन्स और स्पीड अप एंड सम ऑफ स्लो डाउन। अच्छा ये जो लाइन लिखी है ना आपकी फोर्थ वाली, इसका कहने का ये मतलब है कि ये तो नेचुरल तरीके से हमने पता किया कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा अगर इस पे हम कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा लें, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से हम उसको देते हैं, तब इनके अंदर दो तरीके की चीजें होंगी, एक एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट होगा और एक होगा इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, दो चीज होगी। अब यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट की तो वह तो होगी नहीं, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा आपका, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट की बात इसलिए नहीं होगी कि वहां पे हमारा डाइपोल तो हमारे एक एटम से क्या हो रहे हैं, जीरो हो जा रहा है ना, एक पर्टिकुलर एटम की अगर बात करें तो उस पर पूरा जीरो हो जा रहा है, तो इसलिए एटॉमिक डाइपोल हमें नहीं मिले, मगर इंड्यूस एटॉमिक डाइपोल हमें जरूर मिलेगा, ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, मगर अगर हम सुपर कंडक्टर ले लें, बहुत ज़्यादा कंडक्टिव एटम मटेरियल ले लें, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, मगर नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो वहाँ पे हमें ये थोड़े से हल्के बहुत मात्रा में डाइपोल्स हमें मिल जाएंगे, किसकी वजह से, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट की वजह से। वो इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट कहाँ से आया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से, ठीक है। आज के लिए मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ये इसका लास्ट चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये मैं आपको कल बता दूंगी, एक बार पढ़ दे रही हूँ कि मैग्नेटिक सस्पेंसिव नेगेटिविटी होती है इसकी, और रिलेटिव परमेबिलिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, स्लाइटली लेस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिपल्ड फॉर द एक्सप्लेन बाय द, अच्छा ये क्या करेंगे, जब हमारा एक्सटर्नल वो लगेगा, जब हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ जो किस लॉ पे काम करता है, लेंज लॉ पे काम करता है, और आप लेंज लॉ बहुत अच्छे से पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले वाले सेशन में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि लेंज लॉ क्या होता है, जहाँ से मतलब कि जो इंसान हमको डेवलप कर रहा है, मान लीजिए आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं, और आप उन्हीं को क्या कर दीजिए, मम्मी पापा को छोड़ दीजिए, मतलब कि मान लीजिए कोई फ्रेंड आपका है जिससे बहुत बनती है और वो
वही फ्रेंड आपको क्या करे, धोखा दे दे, ठीक है, मतलब आप उस फ्रेंड को धोखा दे दीजिए, आप उस फ्रेंड को धोखा दे, तो लेंस लॉ ऐसे ही होता है कि इसका रूल भी है कि सन किल द फादर, मतलब कि जिस पिता ने एक सन को डेवलप किया उसी सन ने उस पिता को मार दिया। तो लेंस लॉ अपोजिट करता है कि जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वो डेवलप होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे वो डेवलप होता है, वो उसी को रिपल करने लगता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आपका एक रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं, ये भी यहाँ पे आपको पता चल गया। तो यही चार चार लाइन थी। सस्टेनेबिलिटी एज नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूंगी, सस्पेंबिलिटी क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बता दूंगी, ये क्या होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। इसमें दो तरीके की चीज़ें हो जाती हैं आपकी। एक तो आपकी एक आपका क्या हो जाता है कि इसमें जो एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं उसकी वजह से डाइपोल जनरेट करता है, और वो डाइपोल जनरेट करने के कारण के एटॉमिक डाइपोल्स नहीं होते हैं, वो होते हैं इंड्यूस डाइपोल्स। इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट जो हमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से मिलता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको पैरामैग्नेटिक और एक बार डायमैग्नेटिक को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।